फिल्म इंडस्ट्री में कम ही ऐसे लोग आए हैं जिन्हें सदियों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने का मौका मिला हो। दिलीप कुमार ऐसे ही सेलेब्स में से थे जो न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर बल्कि असल ज़िंदगी में भी लोगों के हीरो बने और उनके दिल में बस गए। दिलीप के नाम और काम को लेकर फैंस में ऐसी दीवानगी थी कि लोग उनकी कोई फिल्म देखना मिस नहीं करते थे। देश की लड़कियां तो उनके प्यार में पागल थी ही, बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के मन में भी दिलीप बसते थे। उन्हीं में से एक उनकी पत्नी सायरा बानो भी थी। दिलीप कुमार का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पेशावर स्थित किस्सा खवानी बाजार एरिया की हवेली में 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनकी मां आयशा बेगम और पिता लाला गुलाम सरवर खान थे। दिलीप के 12 भाई बहन थे। दिलीप कुमार ने नासिक के देवोली स्थित बार्नेस स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। सुपरस्टार राज कपूर उनके बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही मोहल्ले में अपना बचपन बिताया था। आगे चलकर दोनों फिल्मी सितारे और साथी बने। 1940 में दिलीप कुमार की अपने पिता से बहस हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और पुणे आ गए थे। वहाँ एक पारसी कैफ़े ऑनर और वृद्ध एंग्लो इंडियन कपल की मदद से उन्होंने अपना सैंडविच स्टॉल खड़ा किया था। उन्हें उनके ज्ञान और अच्छी अंग्रेजी बोलने की वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने पर दिलीप कुमार ने 5,000 रुपये बचाए थे और मुंबई में अपने घर वापस लौटे थे। साल 1943 में पिता की घर में मदद करने के लिए दिलीप कुमार ने काम की तलाश की और बॉम्बे टॉकीज पहुंचे थे। शुरुआत में दिलीप कुमार अपनी उर्दू भाषा पर पकड़ होने की वजह से स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्टिंग का काम किया करते थे। उस समय बॉम्बे टॉकीज की मालकिन रही एक्ट्रेस देविका रानी ने दिलीप को उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखने के लिए कहा था। इसके बाद देविका ने उन्हें फिल्म ज्वार भाटा में कास्ट किया था, जो 1944 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। कुछ फ्लॉप्स होने के बाद दिलीप कुमार ने एक्ट्रेस नूरजहां संग फिल्म जुगनू में काम किया था। यह उनकी पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद तो उन्होंने शाहिद और मेला जैसी हिट फिल्में दी। फिर उन्होंने नरगिस और दोस्त राज कपूर के साथ फिल्म शबनम में काम किया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1950 का समय दिलीप कुमार का था। यह वह समय था जब उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। यह वह दौर था जब दिलीप कुमार ने बहुत सारे गंभीर रोल निभाए, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग का नाम मिला। अपने ट्रेजेडी किरदार को निभाते हुए वह कुछ समय तक डिप्रेशन की समस्या से भी जूझे थे। इसके बाद अपने मनोचिकित्सक की सलाह पर उन्होंने खुश मिजाज किरदारों को करना शुरू किया। महबूब खान की फिल्म आन में उन्होंने अपना पहला लाइट किरदार निभाया था। ट्रेजिक रोल्स के साथ साथ दर्शकों को दिलीप कुमार का हल्का फुल्का हंसता हुआ अंदाज ही पसंद आया और वह हिट पर हिट फिल्में करते रहे। 1960 में दिलीप कुमार ने फिल्म मुगले आजम में शहजादे सलीम का किरदार निभाया था। यह बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और 11 साल तक टॉप पर बनी रही। 1961 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म गंगा जमुना को प्रोड्यूस किया था और बतौर प्रोड्यूसर यह उनकी इकलौती फिल्म थी। 1970 का समय वह समय था जब दिलीप कुमार ने अपने करियर में नाकामी का सामना किया। उनकी बहुत सी फिल्में फ्लॉप हुई और बहुत सी फिल्मों में उनके बजाय राजेश खन्ना और संजीव कुमार को काम दिया गया। ऐसे में उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया था। 1981 में दिलीप साहब ने फिल्म क्रांति से कमबैक किया था, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी। 1991 में आई फिल्म सौदागर उनकी बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सफल फिल्म थी। उन्हें आखिरी बार 1998 में फिल्म किला में देखा गया था, जो फ्लॉप हुई थी। उन्हें सुभाष घई की फिल्म मदरलैंड में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान संग नजर आना था, लेकिन यह फिल्म कभी बनी ही नहीं। बतौर अभिनेता तो दिलीप कुमार से जुड़े किस्सों और घटनाओं की भरमार है, लेकिन एक्टिंग से परे भी उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से थे। 40 के दशक में फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे थे। एक बार वो घर पर झगड़ा कर बॉम्बे से भागकर पुणे चले गए और ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करने लगे। कैंटीन में उनके बनाए सैंडविच काफ़ी मशहूर थे। ये आज़ादी से पहले का दौर था और देश में अंग्रेज़ों का राज था। दिलीप कुमार ने पुणे में एक दिन स्पीच दे डाली कि आज़ादी के लिए भारत की लड़ाई एकदम जायज़ है और ब्रितानी शासक गलत हैं। अपनी किताब दिलीप कुमार द सबस्टेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि फिर क्या था, ब्रिटेन विरोधी भाषण के लिए मुझे येरवाड़ा जेल भेज दिया गया, जहाँ कई सत्याग्रही बंद थे। तब सत्याग्रहियों को गांधी वाले कहा जाता था और दूसरे कैदियों के समर्थन में मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ गया था। सुबह मेरे पहचान के एक मेजर आए तो मैं जेल से छूटा, मैं भी गांधी वाला बन गया था। वैसे तो दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेकिन असली ज़िंदगी में वो अच्छे खासे शरारती इंसान रहे हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी के फॉरवर्ड में सायरा बानो लिखती है, साहब कभी कभी हेलन के गाने मोनिका ओ माई डार्लिंग पर उनकी हूबहू नकल करके डांस करते हैं। वैसे ही कपड़े पहनते थे,
वैसी अदाएं मैं तो हैरान रह गई थी। वो कथक डांसर गोपी कृष्ण की भी नकल किया करते थे। वही मुश्किल नृत्य, एक बार तो सितारा देवी और गोपी जी भी उस समय मौजूद थे और वे लोग खूब हंसे थे। वैसे अपने लड़कपन में दिलीप कुमार खासे शर्मीले थे। उन दिनों दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों बॉम्बे में खालसा कॉलेज में पढ़ते थे। दिलीप कुमार लिखते हैं कि राज कपूर दिखने में खूबसूरत थे, कॉलेज में काफ़ी मशहूर थे, खासकर लड़कियों में, जबकि खुद को वो औसत और शर्मिला मानते थे। एक किस्से का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार ने लिखा है कि राज कपूर ने ठान ली थी कि वो मेरा शर्मिलापन दूर करके ही रहेंगे। एक बार वो मुझे कोलाबा में सैर करने के बहाने ले गए। हमने टांगे की सवारी की। अचानक राज ने टांगे वाले को रोका। वहाँ दो पारसी लड़कियाँ खड़ी थी। राज ने उनसे गुजराती में बातें की और कहा कि क्या हम आपको कहीं छोड़ सकते हैं। वो लड़कियाँ टांगे पर चढ़ गई। मेरी तो सांसें थमी हुई थी। राज और वो लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रही थी। एक लड़की मेरे बगल में बैठ गई। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। दरअसल ये राज का तरीका था कि कैसे भी मैं औरतों के सामने असहज महसूस करना बंद करूं। ऐसे और भी कई किस्से हैं, लेकिन राज कभी भी अभद्रता नहीं करते थे। वो बस शैतानी करते थे और वो शैतान थे। फिल्मी दुनिया से अलग दिलीप कुमार को किताबों का बहुत शौक था। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी साहित्य से उनकी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। कुरान और गीता दोनों से वे वाकिफ थे। यूँ तो वे सूती सादे कुर्ते पहनते थे, लेकिन वे बेहतरीन टाई सूट और स्टाइलिश जूतों के बहुत शौकीन थे। कपड़ों को लेकर उनका पसंदीदा जुमला था, वाइट इज़ वाइट और ऑफ वाइट इज़ ऑफ वाइट। उनके कपड़ों को रंगों के हिसाब से अलग अलग बहुत करीने से संभाल कर रखना होता था। राज कपूर अक्सर मीडिया इंटरव्यू में कहा करते थे, अगर कभी दिलीप शादी करेंगे तो वो घुटनों के बल उनके घर जाएंगे। जब असल में दिलीप कुमार का निकाह हुआ तो अपना वादा निभाते हुए राज कपूर वाकई घुटनों के बल दिलीप कुमार के घर गए थे। शादी में घोड़ी लेकर जाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और नासिर, जो दिलीप कुमार के भाई थे। दिलीप कुमार ने 6 दशकों तक चले अपने फिल्मी करियर में मात्र 63 फिल्में की थी, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में अभिनय की कला को नई परिभाषा दी। जब दिलीप कुमार ने 1944 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तो पारसी थिएटर के प्रभाव की वजह से फिल्मों के अभिनेता लाउड एक्टिंग किया करते थे। मशहूर कहानीकार सलीम कहते हैं, दिलीप कुमार ने सबसे पहले भूमिका को अंडर प्ले करना शुरू किया और सूक्ष्म अभिनय की बारीकियों को पर्दे पर उतारा। उदाहरण के लिए उनके पोज और जानबूझकर मौन रहने की अदा ने दर्शकों पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। मुगल-ए-आजम फिल्म में पृथ्वीराज कपूर का चरित्र खासा प्रभावी और लाउड था। शहजादा सलीम की भूमिका में कोई और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के सामने उतना ही लाउड होने का लोभ स्मरण नहीं कर पाता, लेकिन दिलीप कुमार ने जानबूझकर बिना अपनी आवाज़ ऊंची किए हुए अपनी मुलायम और सुसंस्कृत लेकिन दृढ़ आवाज़ में डायलॉग बोले और दर्शकों की वाहवाही लूटी। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद को भारतीय फिल्म जगत की त्रिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन जितने बहुमुखी आयाम दिलीप कुमार के अभिनय में थे उतने शायद इन दोनों के अभिनय में नहीं। राज कपूर ने चार्ली चैपलिन को अपना आदर्श बनाया था तो देवानंद ग्रेगरी पेक के अंदाज में सुसंस्कृत अदाओं वाले शख्स की इमेज से बाहर ही नहीं आ पाए। दिलीप कुमार ने गंगा जमुना में एक गंवार किरदार को जिस खूबी से निभाया, उतना ही न्याय उन्होंने मुगल-ए-आजम में मुगल शहजादे की भूमिका के साथ किया। देविका रानी के साथ संयोगवश हुई मुलाकात ने दिलीप कुमार के जीवन को बदल कर रख दिया। यूँ तो देविका रानी 40 के दशक में भारतीय फिल्म जगत का बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन उनका उससे भी बड़ा योगदान था पेशावर के फल व्यापारी के बेटे यूसुफ खां को दिलीप कुमार बनाना। एक फिल्म की शूटिंग देखने बॉम्बे टॉकीज गए हैंडसम यूसुफ खां से उन्होंने पूछा कि क्या आप उर्दू जानते हैं। यूसुफ के हाँ कहते ही उन्होंने दूसरा सवाल किया था, क्या आप अभिनेता बनना पसंद करेंगे। आगे की कहानी एक इतिहास है। देविका रानी का मानना था कि एक रोमांटिक हीरो के ऊपर यूसुफ खां का नाम ज़्यादा फबेगा नहीं। उस समय बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले और बाद में हिंदी के बड़े कवि बने नरेंद्र शर्मा ने उन्हें 3 नाम सुझाए, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। यूसुफ खां ने अपना नया नाम दिलीप कुमार चुना। इसके पीछे एक वजह यह भी थी, इस नाम की वजह से उनके पुराने विचारों वाले पिता को उनके असली पैसे का पता ही नहीं चल पाता। फिल्में बनाने वालों के बारे में उनके पिता की राय बहुत अच्छी नहीं थी। वो उन सब को नौटंकी वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार दिलीप कुमार ने एक मुस्लिम किरदार निभाया और वो फिल्म थी आसिफ की मुगल-ए-आजम। 6 दशकों तक चले अपने फिल्मी करियर में दिलीप कुमार ने कुल 63 फिल्मों में काम किया और हर किरदार में अपने आप को पूरी तरह से डुबो लिया। फिल्म कोहिनूर में एक गाने में सितार बजाने के रोल के लिए उन्होंने सालों तक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार बजाना सीखा था। एक बार इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने बताया था, सिर्फ ये सीखने के लिए कि सितार पकड़ा कैसे जाता है, मैंने सालों तक सितार बजाने की ट्रेनिंग ली।
यहाँ तक कि सितार के तारों से मेरी उंगलियां तक कट गई थी। उसी तरह नया दौर बनने के दौरान भी उन्होंने तांगा चलाने वालों से तांगा चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग ली। यही वजह थी कि जाने माने फिल्म निर्देशक सत्यजीत रॉय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मेथड अभिनेता की पदवी दी थी। दिलीप कुमार ने नरगिस के साथ सबसे अधिक 7 फिल्में की, लेकिन उनकी सबसे लोकप्रिय जोड़ी बनी मधुबाला के साथ, जिनके साथ उन्हें मोहब्बत थी। अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार स्वीकार करते हैं कि वो मधुबाला की तरफ आकर्षित थी, एक कलाकार के रूप में भी और एक महिला के रूप में भी। दिलीप कहते हैं कि मधुबाला बहुत ही जीवंत और फुर्तीली महिला थी, जिनमें मुझ जैसे शर्मीले और संकोचित शख्स से संवाद स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन मधुबाला के पिता के कारण ये प्रेम कथा बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण ने बताया कि अब्बा को ये लगता था कि दिलीप कुमार उनसे उम्र में बड़े हैं, हालांकि वो मेड फॉर ईच अदर थे। बहुत खूबसूरत कपल था, लेकिन अब्बा कहते थे कि इसे रहने ही दो, ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन वो उनकी सुनती ही नहीं थी। वो कहा करती थी कि वो उन्हें प्यार करती है, लेकिन जब भी बी आर चोपड़ा के साथ नया दौर पिक्चर को लेकर कोर्ट केस हो गया तो मेरे वालिद और दिलीप साहब के बीच मनमुटाव हो गया। अदालत में उनके बीच समझौता भी हो गया। दिलीप साहब ने कहा कि चलो हम शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा, शादी में ज़रूर करूँगी, लेकिन पहले आप मेरे पिता को सॉरी बोल दीजिए। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि घर में उनके गले लग जाइए, लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी नहीं माने। वहीं से इन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। मुगले आजम के बनने के बीच नौबत यहाँ तक पहुँची कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी।